अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है जी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंक्लूड्स एक्टिविटीज दैट कंपनीज अंडरटेक टू इनोवेट एंड इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। R&D आप बार बार सुनते भी होंगे, इवन आपने टीवी में भी देखा होगा, अखबार में भी पढ़ा होगा। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जिनके R&D पूरे डिपार्टमेंट्स होते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। ये किस लिए किए जाते हैं, इनमें कौन कौन सी एक्टिविटीज शामिल हैं? कंपनीज जो भी नए प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बनाती हैं या अपने जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है जब उनमें चेंजेस लाना चाहती हैं, उसको इनोवेटिव बनाती हैं, उसकी पैकेजिंग चेंज करती हैं, उसकी साइजिंग को चेंज किया जाता है। तो ये तमाम चीज़ें जो बेस करती हैं ये होती हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर। जिस तरह अगर मार्केटिंग की बात करें तो मार्केटिंग का काम क्या है? टू हैव ए प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप, कस्टमर्स की डिमांड्स को पूरी करना और उनसे इतना प्रॉफिट कमाना कि आपकी कंपनी भी प्रॉफिटेबल हो, मार्केट में सस्टेन कर सके। इसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह टाइम गुजरता है तो कस्टमर्स की नीड्स भी चेंज होती जाती हैं। तो उनकी नीड्स को बार बार देखना, उनके ऊपर रिसर्च करना, उनके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन जितनी भी है उसको जनरेट करना, ताकि अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन के मुताबिक बनाया जा सके, ताकि हमारे कस्टमर सेटिस्फाई हों। जितना हमारा कस्टमर सेटिस्फाई होगा उतने हमारे लॉयल कस्टमर ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो इसलिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पूरे बड़ी जितनी भी कंपनीज हैं सब में इनका पूरा डिपार्टमेंट होता है। अब आप मिसाल ले लें नाइके की। नाइके नाइके मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स की दुनिया में सबसे फेमस कंपनी है, लेकिन उनका अपना जो प्रोडक्शन है वो है ही नहीं। वो अपनी प्रोडक्शन नहीं करते, उनकी अपनी फैक्ट्री नहीं है। तो वो क्या काम करते हैं? वो जो छोटे ममालिक हैं जहाँ पे लेबर सस्ता है वहाँ पे मुख्तलिफ फैक्ट्रीज को प्रोजेक्ट्स देते हैं प्रोडक्शन के लिए। लेकिन उन्होंने दो चीज़ें हैं जो हैं वो अपने पास रखी हुई हैं, वो किसी को नहीं देते। उनमें से एक तो मार्केटिंग है और दूसरा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट वो अपने पास इसलिए रखते हैं क्योंकि वो किसी किस्म का रिस्क लेना नहीं चाहते। अगर वो किसी और को दे दें तो बाकी जो लोग होंगे दे विल, मतलब ये आउटसोर्सिंग की बेस पे ही होगा, बाहर के लोगों को लाना के आके हमारे लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करें। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है अगर वो औरों को दे दें तो वो वैसे नहीं कर सकेंगे जिस तरह के नाइके वाले खुद करते हैं। तो इसलिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट और मार्केटिंग उन्होंने अपने पास रही है। तो ये सब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट हो सकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर हम कंपनीज की बात करें तो फार्मास्यूटिकल जो हैं उनकी जो मेडिसिन के ऊपर कॉस्ट आती है, अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो बहुत कम होती है। लेकिन दवाइयाँ महंगी क्यों हैं? क्योंकि उसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम वो दवाइयों में चेंजेस करते रहते हैं। अच्छा जी, दूसरा जो सेक्टर है जिसमें R&D का बहुत रोल है वो है टेक्नोलॉजी का। आज से 10 साल पहले के देख लें, मिसाल 2010 में आप देख लें तो आईफोन नया आया था, मेरे ख्याल से आईफोन 4 आया था उस टाइम में। आईफोन 3 आईफोन 4 था। उसको कंपेयर करें आज के आईफोन के साथ तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। अगर आप इसकी बात करते हैं सैमसंग की, तो सैमसंग में उस टाइम आया था अराउंड, पता नहीं, आई थिंक सैमसंग गैलेक्सी S1 था। और आजकल उनका मार्केट में अवेलेबल है गैलेक्सी S20 या S20 अल्ट्रा। तो इन दोनों को कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो ये फ़र्क क्यों आया है? क्योंकि कस्टमर्स की डिमांड विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होती रही हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती रही हैं प्रोडक्ट से। तो उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए टेक्नोलॉजी वाले जो हैं, टेक्नोलॉजी जितनी भी कंपनीज हैं वो लगातार R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहते हैं ताकि अपने प्रोडक्ट को और बेहतरीन बनाया जा सके। इट इज़ ऑफन द फर्स्ट स्टेज इन द डेवलपमेंट प्रोसेस। अच्छा, इसके बाद हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस भी पूरा पढ़ेंगे तो इसमें और भी ये डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस हो जाएगा। द गोल इज टिपिकली टू टेक न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू मार्केट एंड एड टू द कंपनीज बॉटम लाइन। अच्छा, बॉटम लाइन क्या होती है या पूरा सेंटेंस समझा देता हूँ। द गोल इज टिपिकली टू टेक न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू द मार्केट। ये तो समझ गए होंगे, न्यू प्रोडक्ट्स और न्यू प्रोडक्ट्स एंड न्यू सर्विसेज जब मार्केट में इंट्रोड्यूस की जाती हैं एंड एड टू द कंपनीज बॉटम लाइन। अब बॉटम लाइन क्या है तो उसकी डेफिनेशन मैंने साथ लिखी हुई है। इनफैक्ट जो बॉटम लाइन होता है इट इज द कंपनीज नेट इनकम। ठीक है, कंपनी की जितनी भी
रेवेन्यू है उससे सारे एक्सपेंसेस निकाल के जो कंपनी की नेट इनकम आती है उसको बॉटम लाइन कहते हैं। तो हम न्यू सर्विसेज न्यू प्रोडक्ट्स क्यों बनाते हैं? ताकि हम कंपनी के नेट इनकम को इंक्रीज कर सकें। अच्छा, जिसकी बात है इंपॉर्टेंस कि आर एंड डी क्यों जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आर एंड डी इज नाउ अ डेज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एज द लेवल ऑफ कंपटीशन अप सर्जेस। आपको पता है कि कंपटीशन कितना बढ़ गया और बढ़ता ही चला जा रहा है। जितनी ज्यादा कंपनीज आ रही हैं मार्केट में उतना ज्यादा ही कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। कंपटीशन का सबसे ज्यादा नुकसान कंपनीज, जबकि सबसे ज्यादा फायदा जो फाइनल कंज्यूमर्स होते हैं उनको मिलता है, क्योंकि उनको अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट कम प्राइस पे मिल जाती हैं। लेकिन कंपटीशन का नुकसान कंपनीज उठाती हैं क्योंकि उनका जितना भी प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो श्रिंक होकर ले जाती है। प्रोडक्शन प्रोसेसेस एंड मेथड्स आर रैपिडली चेंजिंग। It has a special importance of marketing where companies keep an eagle eye on the competitors. अच्छा कारोबार अच्छा, अगर आपसे सवाल किया जाए कि आप कंपेटिटर को पे ज़्यादा फोकस करेंगे या कस्टमर पे, तो कुछ लोग तो कहते हैं कंपेटिटर्स पे, लेकिन आपका जवाब होना चाहिए कि कस्टमर्स पे। कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट, और आप जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं वो कस्टमर के लिए कर रहे हैं, और जितना पैसा जनरेट होगा वो भी कस्टमर से ही होगा। ठीक है, तो आपका मेन फोकस जो है वो आपका कस्टमर होना चाहिए। लेकिन याद रखें कि कंपेटिटर्स को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज दे हैव प्रोडक्ट विच कैन बी यूज एज अल्टरनेटिव। तो आपके प्रोडक्ट के अल्टरनेटिव के तौर पे अगर वो यूज हो सकता है तो फिर किस तरह से आप अपने कंपेटिटर्स को नजरअंदाज करते हैं? तो यू मस्ट हैव एन ईगल आई। ईगल आई मीन्स बहुत बारीक बीनी से आपने अपने कंपेटिटर्स को देखना होता है कि वो क्या स्ट्रेटजीज यूज कर रहे हैं, ताकि अकॉर्डिंगली हम भी अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज कर सकें। अगर दुनिया के सबसे बड़े कंपेटिटर्स की बात की जाए तो वन ऑफ द बिगेस्ट कंपेटिटर्स इन द वर्ल्ड आर पेप्सी एंड कोका कोला। तो उनकी आप देखें सारी स्ट्रेटजीज वगैरह जो हैं वो एक चेंज करते तो दूसरे भी चेंज करते, उनकी प्राइसेस वगैरह सेम ही रहती हैं। ठीक है, दोनों की आपस में इतनी सख्त कंपटीशन है कि दोनों की प्राइसेस, दोनों की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज जो हैं वो सारी सेम ही उन्होंने बनाई हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को ग्रैब किए जा सके। It gathers information about customers, brands, and market share in order to be flexible with modern trends and analyze the needs, demands, and desires of their customers. अच्छा, आर एन डी में आप क्या करते हैं? आर एन डी में तो आपने पहले इसमें लिखा है अबाउट द कस्टमर्स। पहले तो अपने कस्टमर्स को देखें कि आपका कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट क्या है, वो क्या चाहता है। वट इज गोइंग टू सेटिस्फाई देम। ब्रांड्स ब्रांड्स अगर आपने ब्रांडिंग करनी है, अपने प्रोडक्ट को अपने कस्टम कंपेटिटर के प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट करना है, तो अपने ब्रांड्स, आपके जो कंपेटिटिव ब्रांड्स हैं, सॉरी, आपके जो कंपेटिटर्स हैं, जो ब्रांड्स हैं, उनके ऊपर आपने नज़र रखनी होगी कि वो कौन कौन सी स्ट्रेटजीज यूज़ कर रहे हैं। अच्छा देखें, जिस तरह ईद गुजरी है तो सारे ब्रांड्स ने सेल लगा दी है। सारे ब्रांड्स ने सेल लगाई है, अगर आप सेल नहीं लगाते तो यू आर गोइंग टू लूज अ लॉट ऑफ कस्टमर्स। ठीक है, तो उन्होंने वो स्ट्रेटजी अपनाई, तो आप भी सेल लगाएं, आप भी वो स्ट्रेटजी अपनाएं ताकि आप compete कर सकें। और जी इसमें मार्केट शेयर के बारे में आप इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं कि मार्केट शेयर मेरा किस रेशियो के साथ बढ़ रहा है। पहले कितने कस्टमर्स थे मेरे, अब कितने कस्टमर्स हैं। ये सारा सब कुछ हम क्यों मालूम करते हैं? सो दैट वी कैन डू जस्टिस विद द फ्लेक्सिबिलिटी विद द मॉडर्न ट्रेंड्स। मार्केट में मॉडर्न ट्रेंड्स जो हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम वो चेंज हो रहे हैं, तो हमें भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ब्रिटल होंगे तो टूट जाएंगे, कंपनी डिमोलिश हो जाएगी, आप compete नहीं कर पाएंगे और सस्टेन नहीं रह पाएंगे मार्केट में। सो यू मस्ट बी फ्लेक्सिबल विद द मॉडर्न ट्रेंड्स। जिस तरह मॉडर्न ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, आप में इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप भी उनके साथ ही चेंज हों। अच्छा, इश्यूज कौन कौन से हैं आर एन डी में? अनफॉर्चुनेटली आर एन डी आर वेरी मच डिफिकल्ट टू मैनेज because the researcher do not know in advance that how to accomplish the desired goals। अच्छा, इसमें जब आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं ना मार्केट में, तो याद रखें आप कभी भी श्योर नहीं होते कि मैं जितनी रिसर्च कर रहा हूँ क्या वो एट द एंड मेरे काम आएगी या नहीं। ठीक है, इसमें जितना भी डेटा जनरेट किया जाता है वो बेस करता है सैम्पलिंग के ऊपर। सैम्पलिंग आपने पढ़ी होगी। व्हाट इज सैम्पल? सैम्पल इज अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, जो कि पूरी पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होता है। लेकिन पॉपुलेशन तो नहीं होती ना, तो चांसेस हैं कि जो डेटा आपने कलेक्ट किया है, जितनी रिसर्च आपने की है ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल,
हो सकता है कि वो पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव ना हो, और आपने जितनी पैसा लगाया है वो ज़ाया होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ हायर R&D स्पेंडिंग डज नॉट गारंटी मोर क्रिएटिविटी। तो इसका यह मतलब नहीं कि आप जितना ज़्यादा पैसा लगाएंगे R&D पे उतना ही आप ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, ये ज़रूरी नहीं। जिस तरह मैंने भी बात की कि सैंपल होता है और सैंपल के ऊपर ही हम बेस करते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वो सैंपल रिप्रेजेंट करे पूरी पॉपुलेशन को। हायर प्रॉफिट, ये भी ज़रूरी नहीं कि आपकी R&D ज़्यादा होगी तो आपका प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। ह्यूज सेल, या आपकी सेल्स भी ज़्यादा होगी, और ग्रेट मार्केट शेयर, या आपके कस्टमर सबसे ज़्यादा होंगे। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी। जिस तरह पहले भी शायद के लेक्चर में बात हुई थी मेरे ख्याल से, कि जब भी आप प्लानिंग करते हैं इट इज़ अबाउट द फ्यूचर, एंड फ्यूचर इज़ वेरी मच अनप्रेडिक्टेबल। अब देखें, 2020 के स्टार्ट में कंपनीज ने 2020 का पूरा बजट वगैरह तैयार किया होगा, 2020 के लिए तमाम की तमाम प्लानिंग की गई होगी, लेकिन किसे पता था कि जनवरी में पेंडेमिक आ जाएगा। पेंडेमिक तो मेरे ख्याल से नवंबर में आया था, लेकिन पाकिस्तान में वो जनवरी में आया था। किसे पता था पेंडेमिक आएगा, और अभी अगस्त आ गया है एंड स्टिल द इकोनॉमी इज इन क्राइसिस। अभी तक इकोनॉमी जो है वो क्राइसिस में चल रही है। तो पेंडेमिक, तो दीज आर द सिचुएशंस व्हिच आर कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल, एंड यू कांट बी 100% सर्टेन अबाउट द फ्यूचर। ठीक है, तो जब भी आप रिसर्च करते हैं तो ये फ्यूचर के बारे में होती है। यू आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस ए न्यू प्रोडक्ट एंड न्यू सर्विस, तो ज़रूरी नहीं कि जिस तरह आपने एक्सपेक्ट किया है इसका रिस्पॉन्स भी वैसे ही भी आएगा। अच्छा, कंपनीज का है, फॉलोइंग 5 कंपनीज आर स्पेंडिंग मोस्ट ऑन R&D इन द वर्ल्ड। ये 2018 की वैसे इंफॉर्मेशन है, 2019 में शायद ज़्यादा होगी, 2020 में शायद मेरे ख्याल से कम हो गई होगी, क्योंकि 2020 में आपको पता है कि बिजनेसेस इतने इफेक्ट हुए हैं कि अप्रैल ऐसा महीना था जिसमें होंडा की कोई गाड़ी नहीं बिकी थी। तो होंडा वाले R&D पे किस तरह से एक्स्ट्रा खर्चा कर सकते हैं। तो 2018 का ये शायद 2019 में से भी ज़्यादा होगा। अमेजोन जो है वो $22 बिलियन, अल्फ़ाबेट कंपनी जो है, अल्फ़ाबेट इनकॉर्पोरेशन, वो 16.2 बिलियन, वॉक्सवैगन 15.8 बिलियन, सैमसंग 15.3 एंड इंटेल 30.1 बिलियन। तो ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स हर साल खर्च करते हैं ताकि कस्टमर्स की नीड्स, डिमांड्स, डिज़ायर्स को समझा जा सके और उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट्स बनाए जा सकें। अच्छा जी, R&D से रेलिवेंट ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी है, क्योंकि R&D हम करते इसलिए हैं कि नया प्रोडक्ट या नया सर्विस मार्केट में लॉन्च की जा सके, या अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में इनोवेशन लाई जा सके, क्रिएटिविटी की जा सके। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है ओरिजिन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, कि न्यू प्रोडक्ट किस तरह बनाया जाता है, एंड न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, इसके फिर स्टेप्स हैं, देखते हैं अगर वो इस क्लास में हो सके तो ठीक है, नहीं तो फिर इंशाल्लाह वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि टाइमिंग जो है वो मैं 20 मिनट 25 मिनट तक ही रखना चाहता हूँ ताकि आप लोग बोर भी ना हो। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन क्या है। वेन एवर यू आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस ए न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट, होता क्या है, अकॉर्डिंग टू द रिसर्च देयर आर 70% चांसेस कि आपका जो न्यू प्रोडक्ट है वो फेल होगा। ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है न्यू प्रोडक्ट्स के लिए। 70% चांसेस हैं कि आपका प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में नहीं चलेगा। ओनली 30% चांसेस आर देयर दैट योर प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी फ्लोरिश। ठीक है, तो ये बड़ा ही सेंसिटिव होता है किसी भी कंपनी के लिए नया प्रोडक्ट लॉन्च करना या कोई भी नई सर्विस लॉन्च करना। टू क्रिएट a successful new product, a company must understand its markets and competitors to develop and deliver superior value to customers। आपको अपने मार्केट के बारे में, आपको अपने कंपेटिटर्स के बारे में पूरी मालूमात होनी चाहिए, उसके बाद ही आप कोई अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में ला सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं। कैसा प्रोडक्ट, सुपीरियर वैल्यू, ऐसा प्रोडक्ट जिसकी वैल्यू ज़्यादा हो और कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। देयर आर सम मेजर स्टेप्स इन द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, इसके स्टेप्स भी हैं। फर्स्ट वन इज द आइडिया जनरेशन। आइडिया जनरेशन नाम से पता लग रहा है आइडियाज जनरेट करना, जितना हो सके उतने ज़्यादा आइडियाज जनरेट करें आप। Systematic surveys for new product ideas, a company typically has to generate many ideas in order to find a few good ideas.
आइडियाज जितने हो सके जनरेट करें। इट कैन बी 10, 50, 100, 500, 1000 इवन, ठीक है। जितने ज़्यादा हो सके आइडियाज़ को जनरेट करें। जितने ज़्यादा आपके पास आइडियाज़ होंगे उतना ही आपके पास चॉइसेस ज़्यादा होंगी उनमें से सिलेक्शन करने के लिए। देयर आर टू मेन सोर्सेज फॉर आइडिया जनरेशन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। अच्छा, जब भी आइडिया जनरेट किए जाते हैं तो पहले जो आसान तरीका है दैट इज़ योर इंटरनल सोर्स। आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी कंपनी के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उन्हीं से आप डेटा या आइडियाज जनरेट करें, कलेक्ट करें इंफॉर्मेशन। द कंपनी फाइंड्स न्यू आइडियाज इंटरनली, दैट मीन्स R&D। अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से पता करें कि ट्रेंड किस तरफ जा रहे हैं, कौन सी चीज़ मार्केट में इन हो रही है, कस्टमर्स हमारे क्या चाह रहे हैं, कस्टमर्स की डिमांड में किस तरह की चेंजेस आ रहे हैं। पहले तो अपने R&D डिपार्टमेंट, जो कि अभी हमने बात की R&D के ऊपर, R&D डिपार्टमेंट आपको बहुत ही, मैं 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन कंपेरेटिवली आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जो है वो R&D ही देगा। मीटिंग्स होती हैं तो उसमें R&D का बहुत अहम रोल होता है जब भी न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है मार्केट में। अच्छा, मैं जब बात करता हूँ प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट की अम्ब्रेला के नीचे काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि इसमें प्रोडक्ट आता है, इसमें इवन आपका आइडिया आता है, इसमें लोकेशन भी आ सकती है, इसमें सर्विसेज भी आ सकती हैं, तो बहुत सारी। जब मैं प्रोडक्ट की बात करूँ तो इनफैक्ट आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स। तो नया प्रोडक्ट बनाते हुए आपने जब इंटरनल सोर्स से कलेक्शन करनी है डेटा की, तो सबसे पहले R&D से पूछें, वही आपको कंपेरेटिवली एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। बट आल्सो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एम्प्लॉइज। अच्छा, एम्प्लॉइज जो होते हैं तो वो भी तो आम लोग हैं, उनकी भी तो ज़रूरियात हैं ना, वो भी तो चीज़ें खरीदते हैं। तो अपने एम्प्लॉइज से भी पता करें कि किस तरह से ट्रेंड चेंज हो रहे हैं, किस तरह से कस्टमर जो हैं, कंज्यूमर जो हैं, उनकी डिमांड्स में चेंज आ रहा है। विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देख रहे हैं चेंज होती जा रही हैं तमाम चीज़ें, ठीक है। तो अब आपके एम्प्लॉयज भी एक अच्छा फैक्टर हो सकते हैं, इंटरनल एक अच्छा फैक्टर होते हैं जिनसे आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। एक्सटर्नल सोर्स। अच्छा जी, एक्सटर्नल सोर्स क्या होता है? कि आप अपनी कंपनी से बाहर निकल के लोगों से डेटा कलेक्शन करते हैं, ठीक है। दिस रिफर्स टू ऑल काइंड ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज, फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूटर्स, जिनको आप सप्लाई करते हैं माल की, वो आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए। सप्लायर्स, जो आपको सप्लाई करते हैं वो आपके सप्लायर्स हो गए। बट आल्सो कंपेटिटर्स, कंपेटिटर्स के ऊपर भी नज़र रखें। आपके पास देखिए कंपेटिटर्स का बहुत सारा डेटा अवेलेबल होता है, सिर्फ आपने उसको सर्च करना होता है। उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उनकी वेबसाइट्स, उनके न्यू प्रोडक्ट्स, एडवर्टीजमेंट्स वगैरह के थ्रू आपको पता लगते रहते हैं। तो आपने उनके ऊपर भी नज़र रखनी होती है और उसके बाद फिर आप तमाम का तमाम डेटा कलेक्ट करते हैं फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। जितने ज़्यादा आपके पास आइडियाज़ होंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, उतने ही आपके पास चॉइसेस ज़्यादा होंगी सिलेक्शन करने की, उतनी ज़्यादा आसानी होगी। आई थिंक इतना ही काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि तकरीबन 8 पॉइंट्स हैं और उसमें डिटेल ज़्यादा है। तो अगर मैं तमाम का तमाम अभी डिस्कस करूंगा तो मैं भी इट इज़ गोइंग टू टेक 45 मिनट्स, ठीक है। तो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम सारे जो पॉइंट्स हैं, जो स्टेप्स हैं न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, वो पढ़ लेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।